तो बच्चों आज अपन एक एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जिसका नाम है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसको अपन पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अपन इसको डिस्कस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे बेटा कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल आते हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। तो देखो सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनेल होता है बेटा, वो सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनेल है ये क्या है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है बेटा, एंडोप्लाज्मिक, क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहला सेल ऑर्गेनेल ये आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। कौन आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बेटा। दूसरा जो सेल ऑर्गेनेल होता है बेटा वो होता है गोल्गी बॉडी। ठीक, गोल्गी बॉडी। ठीक है। तीसरा जो सेल ऑर्गेनेल आता है बेटा वो होता है लाइसोसोम। ठीक। और जो चौथा सेल ऑर्गेनेल होता है बेटा वो होता है वैक्यूल। ठीक, वैक्यूल। तो ये 4 सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। ठीक। अब देखो, अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर एनसीईआरटी ने 4 ही सेल ऑर्गेनेल को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्यों रखा है। तो एनसीईआरटी इसका खुद ही जवाब देती है। इनको क्यों 4 को ही रखा गया है बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी लिखती है कि इन चारों का जो फंक्शन होता है, इन चारों का जो बेटा फंक्शन होता है वो कैसा होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है। इनका फंक्शन कैसा होता है बेटा, कोऑर्डिनेटेड होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आप इनको क्यों बोला जाता है बेटा, इन चारों को ही क्यों रखा गया, क्योंकि बेटा बिकॉज देयर functions are in coordination. इनका फंक्शन जो होता है भाई, इनका फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, कोऑर्डिनेशन में इनका फंक्शन होता है। ठीक। अब अपन को समझना पड़ेगा कि सर इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड कैसे होता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न आएगा। अब याद रखना कि जब इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे, इस टॉपिक को जब अपन समझेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत अपन को ईआर के भी बारे में आइडिया लग जाएगा, अपन को गोल्गी बॉडी के भी बारे में आइडिया लग जाएगा, लाइसोसोम, वैक्यूल, सबके बारे में हल्का हल्का अपन टच करेंगे। फिर आगे अपन पढ़ेंगे इस टॉपिक को पूरा डिटेल, लेकिन फिर भी अपन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में खासकर ये इनका अपन इस बात को देखेंगे कि इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड क्यों है। ठीक है। अब सबसे पहले अपन शुरू करते हैं बेटा, ध्यान से देखना। जैसे मान के चलो बेटा कि ये सबसे पहले ये बताओ कि न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, बताओ। हाँ, क्या है बेटा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। तो ठीक है भाई, तो सबसे पहले क्या बनाते हैं बेटा, न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है बेटा, ये न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन हो गई और ये न्यूक्लियस की तुम्हारी बेटा क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है। और एक खास बात अपन ने और देखा था कि जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है बेटा ना, कुछ स्पेस पे क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। ये क्या हो जाती है बेटा, कुछ जगह पे क्या हो जाती है, टूट जाती है और किसका फॉर्मेशन करती है, न्यूक्लियर पोर का। किसका फॉर्मेशन करती है बेटा, न्यूक्लियर पोर का। तो ये जो बन रहा है बेटा ये क्या है, न्यूक्लियर पोर है। ठीक। अब एक खास बात और अपन को ध्यान में रखना है कि जो न्यूक्लियस की जो बेटा आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसमें न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है बेटा, इसी से कौन निकला रहता है, इसी से कौन निकला रहता है बेटा, इसी से कौन निकलता है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी से कौन निकला रहता है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हमारा हो गया बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक। तो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन पे अपन ऐसे बना देते हैं ईआर। ठीक है, ये हमारा हो गया बेटा ईआर। ठीक, ये हमारा बेटा हो गया ईआर। ठीक। तो सुनना ध्यान से, तो हमने आउटर मेम्ब्रेन को देख लिया। ठीक है बेटा, तो इससे निकला क्या, ईआर। अब देखो तुमने पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा बेटा कि ईआर कितने तरह का होता है, ईआर 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 2 तरह का। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला गया बेटा, क्योंकि इसकी सरफेस पे कौन लग गया बेटा, इनके सरफेस पे कौन लग गया बेटा, राइबोसोम लग गया। ये क्या लग गया बेटा, इनकी सरफेस पे कौन लग गया बेटा, राइबोसोम। कौन लग गया, कौन लग गया बेटा, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम। अच्छा बताओ, राइबोसोम 70S और 80S तो 2 तरह का होता है, बताओ 70S वाला होगा कि 80S वाला होगा, बताओ भाई। 80S वाला होगा। इसकी सरफेस पे कौन सा राइबोसोम होगा बेटा, 80S वाला होगा।
तो राइबोसोम लगने की वजह से बेटा ना इनका सरफेस कैसा होता है, स्मूथ होता है, इसीलिए क्या बोल, राइबोसोम लगने की वजह से इनका सरफेस रफ हो जाता है, इसीलिए नाम पड़ गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और तो ये क्या हो गया बेटा, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा हो गया बेटा RER, क्या हो गया RER, ठीक। और बताओ ये क्या है बेटा, इनके सरफेस में राइबोसोम नहीं लगे हैं, तो ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया बताओ, इनको क्या बोलेंगे SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, ठीक है भाई। अब सुनना ध्यान से, अब आगे की कहानी होती है। अब देखो, अब अपन किसकी बात करते हैं, अपन अब इस बात करते हैं बेटा गोल्गी कॉम्प्लेक्स की, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। तो इसी के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, ठीक है बेटा, न्यूक्लियस के ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में तुमको क्या मिलते हैं बेटा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनते हैं, क्या मिलते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो आओ अपन बनाते हैं। अच्छा, तुमको तो पता होगा कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स किससे मिलके बने होते हैं बेटा, ऐसे सिस्टर्नी, ऐसे बहुत सारे सिस्टर्नी होते हैं बेटा, एक के ऊपर ऐसे ये अरेंज होते हैं, ठीक, एक के ऊपर ये अरेंज होते हैं, तो किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, ठीक है भाई। तो ये हमने सिस्टर्नी बना दिया और एक के ऊपर इनको कंसेंट्रिकली अरेंज कर दिया, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया बेटा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक, ये तुम्हारे क्या हो गए, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गए। बताओ इतनी बात समझ में आई। अब सुनना ध्यान से। तो अच्छा, इस एक को क्या बोलते हैं बेटा, इनकी एक, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी, क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टर्नी, क्या कहते हैं बेटा, सिस्टर्नी, ठीक है, सिस्टर्नी बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना आगे वाली बात। अब देखो, जो सिस्टर्नी का बेटा, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, जो सिस्टर्नी का बेटा न्यूक्लियस के साइड फेस होता है, देखना इधर देखो ध्यान से, ये जो साइड है, ये बताओ न्यूक्लियस के साइड है ना, ये जो साइड है ये न्यूक्लियस के साइड है। तो बताओ ये जो न्यूक्लियस के साइड होता है बेटा, ये वाला जो इसका फेस होता है, इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं बेटा क्या, कौन सा फेस बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं सिस, इसको क्या कहते हैं, सिस। एक नाम तो ये है, ठीक। दूसरा नाम क्या है बेटा, इसको बोलते हैं सिस या कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स फेस भी बोलते हैं। या फिर इसका एक नाम और है बेटा, इसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेज, क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेज, फॉर्मिंग फेज नहीं, फेस, क्या बोलेंगे बेटा, फॉर्मिंग फेस, ठीक, फॉर्मिंग फेस। अच्छा, इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट जो आखिरी वाली सिस्टर्नी, इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको क्या बोलेंगे, इसका जस्ट अपोजिट। अगर इसको सिस बोले हैं तो उधर क्या बोलेंगे, ट्रांस। अगर ये कॉन्वेक्स है तो क्या बोलेंगे, कॉनकेव। अगर फॉर्मिंग फेस है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, मैच्योरिंग फेस, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात इतनी। तो ये जो तुम्हारा होता है बेटा, ये जो फेस होता है, ये जो फेस होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं तुम्हारा ट्रांस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस फेस बोलते हैं। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉनकेव भी बोल सकते हैं। और एक मस्त और बात, इसको क्या बोलते हैं बेटा, मैच्योरिंग फेज। अभी अपन सब पढ़ेंगे कि इसको फॉर्मिंग फेज क्यों बोलते हैं, मैच्योरिंग फेज क्यों बोलते हैं, इसका नाम क्यों पड़ा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। तो ये हमारी बेसिक बात हुई। कैसे याद रखोगे कि जो न्यूक्लियस के करीब होगा, जो न्यूक्लियस वाले साइड वाला फेस है, उसको क्या बोलते हैं, सिस कॉन्वेक्स फॉर्मिंग। और जो ये बाहर, बताओ बाहर क्या होगा बेटा, बाहर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, बाहर क्या होगी बेटा, बाहर तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक, बाहर तुम्हारी क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है भाई। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड वाला फेस है, उसको क्या बोलोगे बताओ, उसको क्या बोलोगे बेटा, उसको बोलोगे ट्रांस, ठीक है, उसको क्या बोलोगे, ट्रांस। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बना देता हूं, ठीक है भाई। तो ये हमारा हो गया बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, ये हमारा हो गया बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसी फोटो से अपन पूरा समझेंगे, पूरा डिटेल, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से सुनना। अब मुझे बताओ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है बेटा, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाता है, ठीक। अब देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है बेटा, प्रोटीन बनाता है। तो क्या करते हैं अपन, ध्यान से देखना, ये क्या बनाएगा बेटा, प्रोटीन बनाएगा। तो मान लो हमने ये प्रोटीन बन गया, ठीक है। और बताओ SER क्या बनाता है, बोलो भाई, SER क्या बनाता है, लिपिड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है बेटा, लिपिड का। तो क्या इसको यहां से क्या निकाल दो बेटा, ये हमारा क्या हो गया, ये लिपिड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। तो RER क्या बनाता है, RER बनाता है प्रोटीन, SER क्या बनाता है, लिपिड बनाता है। लेकिन बेटा इनको क्या करते हैं, इनको वेसाइकल में पैक कर दिया जाता है। ये जो तुम्हारी प्रोटीन बनी, इनको क्या किया जाएगा बेटा, वेसाइकल में ऐसे, और लिपिड को ऐसे वेसाइकल में पैक कर दिया जाएगा, ठीक है। हमने पैक कर दिया। हकीकत में बेटा ये प्रोटीन की कवरिंग होती है, ठीक। अब इस वेसाइकल को बेटा क्या किया जाएगा, ये जो दोनों वेसाइकल हैं बेटा, इनको कहाँ मूव कराया जाएगा, ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो सिस फेज है, ठीक है बेटा, इसको इधर मूव कराया जाएगा। और फाइनली ये जो
ये जो वेसाइकल है बेटा यहाँ पे आके ऐसे फ्यूज हो जाएंगी, ये दोनों वेसाइकल आके ऐसे फ्यूज हो जाएंगी, ठीक है। तो इन वेसाइकल के अंदर बताओ क्या भरा हुआ है, बताओ क्या भरा हुआ है। एक वेसाइकल के अंदर तो क्या भरा हुआ है बेटा, प्रोटीन भरा हुआ है, और दूसरी वेसाइकल के अंदर बताओ क्या भरा हुआ है बेटा, दूसरी वेसाइकल के अंदर क्या भरा हुआ है, लिपिड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बेटा, लिपिड, ठीक, ठीक है। तो यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये क्या है बेटा, ये तुम्हारी क्या है, ये प्रोटीन है। ये प्रोटीन क्यों, क्योंकि RER क्या करता है, प्रोटीन ही बनाता है, बोलो भाई, ठीक। और SER क्या करता है बेटा, लिपिड का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, लिपिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक। तो इन वेसाइकल के अंदर क्या है बेटा, प्रोटीन है और लिपिड है, प्रोटीन है और लिपिड है, ठीक। अब इनको फ्यूज करा दिया गया। अब ये फाइनली बेटा जो तुम्हारी प्रोटीन और लिपिड है ये कहाँ पहुंच जाएंगी, बताओ, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुंच जाएंगी, समझे। ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स की जो सिस्टर्नी है, फाइनली ये लिपिड और प्रोटीन यहाँ पे पहुंच गई, ठीक। अब क्या होता है, अब इस प्रोटीन और लिपिड का क्या होता है बेटा, मॉडिफिकेशन होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है बेटा, प्रोटीन और लिपिड का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन कैसे करोगे, मॉडिफिकेशन करने का एक तरीका है, देखो आप क्या करो कि ये जो प्रोटीन और लिपिड है बेटा ना, इनके ऊपर आप क्या कर सकते हो, इनके ऊपर आप कार्बोहाइड्रेट का एडिशन कर दो। क्या कर दो बेटा, कार्बोहाइड्रेट का एडिशन कर दो। तो मान लो ये तुम्हारा क्या था बेटा, ये तुम्हारा प्रोटीन था और ये हमारा क्या था बेटा, ये हमारा लिपिड था, ठीक है, ये हमारा लिपिड था, ठीक है। अब इनके ऊपर तुमने क्या कर दिया बेटा, कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, ठीक है, इनके ऊपर कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। तो अब ये प्रोटीन नहीं रही, अब ये प्रोटीन क्या हो गई, ग्लाइकोप्रोटीन हो गई, समझ गए। ग्लाइको शब्द किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रोटीन क्या हो गई बेटा, अब ये प्रोटीन क्या हो गई, ग्लाइकोप्रोटीन हो गई। ये लिपिड क्या हो गया, ग्लाइकोलिपिड हो गया। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन जो होता है ये कहाँ पे होता है, ये एनसीईआरटी में आया है, बहुत कई एनसीईआरटी में लिखा भी और कई बार प्रीवियस ईयर में आया भी है कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन कहां होता है। कहां आंसर दो, क्या आंसर दोगे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है बेटा। तो इनको क्या कर लिया जाता बेटा, फाइनली इनको मॉडिफाई कर लिया जाता। अच्छा, इस मॉडिफिकेशन को प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं बेटा ग्लाइकोसाइलेशन। क्या बोलते हैं, फिर से एक बार बोलो, ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, ठीक है। मॉडिफिकेशन मैंने कैसे किया, प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया और लिपिड के ऊपर भी हमने क्या जोड़ दिया, कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया। अब क्या होगा बेटा, फाइनली ये जो हमने मॉडिफाइड किया है प्रोटीन और लिपिड को, फाइनली इनको यहाँ वेसाइकल के फॉर्म में ऐसे बेटा, ये वेसाइकल के फॉर्म में बाहर ऐसे अपन निकाल देंगे, ठीक है। ये दोनों, ये हमारा बेटा लिपिड हो गया और ये हमारा क्या हो गया, दोनों इसके अंदर क्या क्या होगा, एक के अंदर बेटा ग्लाइकोलिपिड होगा। अपन ऐसे मान के चलते हैं कि ये मान लो तुम्हारा क्या था, ये ग्लाइकोलिपिड हो जाएगा बेटा मॉडिफाइड, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये ग्लाइकोप्रोटीन और ये ग्लाइकोलिपिड, ठीक। अब मुझे बताओ, अब एनसीईआरटी लिखती है कि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, इनका यूज क्या, इनका फेट क्या है, मतलब इनका भविष्य क्या है। तो एनसीईआरटी ये कहती है कि इनका भविष्य ये है कि या तो बेटा ये कहाँ चले जाएं, या तो ये सेल के बाहर चले जाएं। कहाँ चले जाएं बेटा, सेल के बाहर चले जाएं। तो अगर कोई चीज अगर ये सेल के बाहर जा रही है बेटा, तो इसको बोलते हैं सिक्रीशन। क्या बोलते हैं, सिक्रीशन। यूजफुल प्रोडक्ट है ना भाई, अरे ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बना कोई और सेल यूज कर लेगी, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, सिक्रीशन बोलते हैं, ठीक। लेकिन एनसीईआरटी एक शब्द और बड़ा जोरदार लिखती है, ये जो वेसाइकल बने हुए हैं मैच्योरिंग फेज से, ये वेसाइकल इसी सेल में भी तो यूज हो सकते हैं। अरे जिस सेल में बने उसी सेल में यूज हो जाए, तो उसके लिए एनसीईआरटी शब्द इस्तेमाल करती है इंट्रासेलुलर टारगेट। क्या बोलो, फिर से बोलो, इंट्रासेलुलर टारगेट। तो इसी सेल में ये यूज हो जाए, तो मैं ऐसे साइन यहाँ पे ऐसे लगा देता हूं कि ये क्या हो सकता है, इसी सेल में यूज हो जाएंगे, ठीक भाई। तो ये देखो, ये हमारी कहानी चलती है। अच्छा, तो तुमको लग नहीं रहा है कि देखो ER ने कुछ दिया किसको, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने कुछ बनाया, मॉडिफाई किया और वो किसी और को दे दिया। तो देखो ये सब आपस में कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहे हैं। तो देखो अपन ने दो चीज पढ़ लिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और क्या पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया बेटा, तुम्हारा ER पढ़ लिया। अब देखो, अब तीसरा एनसीईआरटी लाइसोसोम लिखती है, ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी में साफ शब्दों में लिखा है कि जो लाइसोसोम होते हैं, इसी ट्रांसफेज से एक वेसाइकल बनती है। इसी ट्रांसफेज से क्या बनती है, एक वेसाइकल बनती है। ये एक वेसाइकल बनी, ठीक। और इस वेसाइकल, सुनना ध्यान से, ये जो वेसाइकल होती है बेटा, इसके अंदर क्या आ जाते हैं, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेज, न्यूक्लियेज, लाइपेज, ठीक है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। और ये और एक खास बात और है कि इस वेसाइकल का पीएच कम हो जाता है, लगभग 4.5 से लेके 5 के आसपास, मतलब इसका पीएच क्या हो जाता है बेटा,
कम हो जाता है, ठीक है। तो अब यही वेसाइकल बेटा भविष्य में किसकी तरह एक्ट करेगी बेटा, लाइजोसोम की तरह एक्ट करेगी। किसकी तरह एक्ट करेगी, लाइजोसोम की तरह, ठीक है बेटा, लाइजोसोम की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। तो याद रखना। अच्छा तुमसे ये बोला जाए कि लाइजोसोम को फाइनली किसने बनाया, लाइजोसोम को फाइनली किसने बनाया, बताओ तो क्या आंसर दोगे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो लाइजोसोम के अंदर जो एंजाइम्स है, और एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन को कौन बनाएगा, बताओ भाई कौन बनाएगा, आरईआर बनाएगा, सही है कि नहीं। तो प्रोटीन को किसने बनाया, आरईआर ने बनाया। तो ये बात याद रखना, ठीक है भाई। तो ये तुम्हारा लाइजोसोम हो गया। अच्छा अब वैक्यूल के बारे में बात करते हैं। अच्छा वैक्यूल देखो, अब ऐसा लिखा है कि जो वैक्यूल होता है बेटा ना, वैक्यूल कैसे बनता है, वैक्यूल छोटी छोटी गोल्जियन वेसाइकल्स होती है, छोटी छोटी वेसाइकल, जैसे मैंने ये बनाया ऐसे छोटी छोटी गोल्जियन वेसाइकल्स होती हैं, और वही क्या फॉर्मेशन करती हैं, वैक्यूल का फॉर्मेशन करती हैं। वैक्यूल का काम क्या होता है बताओ, वैक्यूल का काम ये होता है कि बेटा जो भी सेल के अंदर जो एक्सक्रीटरी मटीरियल है, जो मटीरियल यूजफुल नहीं है, वाटर, सैप, ठीक है, ये सब कहाँ स्टोर होते हैं बेटा, वैक्यूल के अंदर स्टोर होते हैं। तो ऐसे समझ लो, मान लो ये प्लांट सेल है, ठीक है, मान लो ये प्लांट सेल है, तो इस प्लांट सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको कहाँ स्टोर किया जाएगा, कहाँ पे, वैक्यूल के अंदर स्टोर किया जाएगा, ठीक है बात। तो एक बात याद रखना, ठीक है, वैक्यूल के अंदर। उसके बाद तो बेटा मैंने ये बताया कि इस प्लांट सेल का जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा बेटा, कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ये जो वैक्यूल बना है, ठीक, वैक्यूल के अंदर। तो कहीं ना कहीं तुमको लग रहा है ना कि तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, इनका फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेटेड वे में है, ठीक है। तो अपन एक खास बात और याद रखते हैं कि हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया टॉपिक को, अपन बस एक बात यहाँ पे तुम याद रख लेना बेटा कि जो ग्लाइकोसाइलेशन होता है, ये याद रखना, ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ होता है बेटा, ग्लाइकोसाइलेशन बताओ क्या आंसर दोगे, बताओ क्या आंसर दोगे बेटा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। कहाँ होता है बेटा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में तुम्हारा ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। ग्लाइकोसाइलेशन में मैंने क्या बताया था, बताओ सारे लोग याद करो, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि आरईआर ने क्या बनाया, प्रोटीन बनाया, क्या बनाया, प्रोटीन, और एसईआर ने क्या बनाया, लिपिड बनाया, क्या बनाया बेटा, लिपिड, और फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने इसके ऊपर क्या ऐड कर दिया, कार्बोहाइड्रेट, क्या ऐड कर दिया बेटा, कार्बोहाइड्रेट, और क्या इस इधर भी लिपिड के ऊपर भी क्या ऐड कर दिया बेटा, क्या ऐड कर दिया बच्चा, कार्बोहाइड्रेट, और ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, ये फाइनली प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, और ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, ग्लाइकोलिपिड। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में ये कन्वर्ट हो गया, बोलो भाई समझ में आई बात। तो ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, तो अगर मान लो ग्लाइकोसाइलेशन शब्द ना आए तो ये भी तो बोल सकता है कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो क्या आंसर दोगे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, बोलो भाई, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी, ये एक शब्द जरूर याद रखना कि ये जो वेसाइकल यहाँ पे बनी थी, ये जो वेसाइकल बनी थी, इनका फेट क्या है, इनका भविष्य क्या है, या ये इसी सेल में यूज हो जाएंगे, तो क्या एनसीईआरटी शब्द इस्तेमाल करते, इंट्रा सेलुलर टारगेट। लेकिन अगर ये बाहर चली जाए, किसी और सेल में यूज हो जाए, तो फिर क्या एनसीईआरटी लिखती है, सिक्रीशन, ठीक है, एक बात। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और बड़ा शानदार है, भले लिखा नहीं है एनसीईआरटी ने। अब ये बताओ कि इस वेसाइकल को कैसे आइडिया लगेगा, इस वेसाइकल को कैसे आइडिया लगेगा कि मुझे इसी सेल में यूज होना है कि बाहर जाना है, बताओ कुछ बता सकते हो क्या, बताओ भाई, इसी सेल में यूज होना है कि अपन को बाहर जाना है, कैसे पता चलता है। तो एक मैं छोटा सा तुमको कॉन्सेप्ट और बताता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो बेटा ये हमने क्या बना, ये मान लो बेटा प्रोटीन बनी, ठीक है, ये मान लो प्रोटीन बनी, मैं प्रोटीन को एग्जांपल लेके समझा देता हूं। मान लो ये प्रोटीन है, ये इसका क्या है बेटा, NH2 टर्मिनस है, और ये प्रोटीन का क्या है बेटा, COOS टर्मिनस है, ठीक है। तो क्या होता है, ध्यान से सुनना, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये, ठीक, बहुत कॉन्सेप्ट बढ़िया इसमें, देखो सुनना। तो ये NH2 टर्मिनस है, ये बेटा COOS टर्मिनस है, इतना तो पता है, बायोमोलिक्यूल आप पढ़े होंगे। अब बताओ, अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने इसको क्या किया बेटा, इसके ऊपर क्या जोड़ दिया, कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया, ठीक है, ये क्या जोड़ दिया बेटा, कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया, ठीक, कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया। तो ये अब फाइनली ये क्या होगा बेटा, ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन।
तो अब वही मैं तुमसे पूछ रहा था कि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन बना है, ये जो वेसाइकल के अंदर पैक्ड है, उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे इसी सेल में यूज होना है कि मुझे बाहर जाना है। तो यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक और बहुत ही शानदार काम करती है, सुनना ध्यान से। ये क्या करती है बेटा, ये टैग लगा देती है। क्या करती है, टैग लगा देती है इस प्रोटीन के ऊपर। ये जो मॉडिफाइड प्रोटीन है इसके ऊपर क्या लगा देती है, टैग लगा देती है या सिग्नल दे देती है। सिग्नल तुम कहीं भी लगा सकते हो, सिग्नल अलग अलग होता है, तुम अब बहुत हायर क्लासेस में पढ़ोगे। सिग्नल तुम बेटा अमाइनो टर्मिनस पे भी लगा सकते हो और किधर, COOS टर्मिनस पे भी लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है बेटा, सिग्नल। यहाँ पे इसको क्या कर दिया जाता है, टैग लगा दिया जाता है, टैगिंग कर दी जाती है, सिग्नल लगा दिया जाता है। ठीक है भाई, तो या इधर भी सिग्नल, इधर लगा दो, ऊपर लगा दो, कहीं लगा दो, NH2 टर्मिनस पे लगा सकते हैं या COOS। तो सिग्नल लगाने से क्या होता है, अच्छा सिग्नल लगाता कौन है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो सिग्नल लगाने से बेटा इस प्रोटीन को, ये जो मॉडिफाइड प्रोटीन है, इसको पता चल जाता है कि मुझे इसी सेल में रहना है कि बाहर जाना है। ठीक है भाई, तो इतना कॉन्सेप्ट है। ठीक है बेटा, एकदम प्योर अपन NCERT पढ़ोगे तो तुमको एक एक लाइन समझ में आएगी। ठीक है भाई, तो अब तुमको समझ में आया कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कितने सेल ऑर्गेनेल हैं, 4। कौन कौन से, फिर से मेरे साथ बोलो। एक पहला क्या है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा, गोल्गी बॉडी। तीसरा क्या है, लाइजोसोम। चौथा क्या है, वैक्यूल। ठीक, तो ये बात याद रखना। ठीक है भाई, एक कॉन्सेप्ट और तुमको बताते हैं। तुम्हारे दिमाग में आएगा सर इसको जो सिस फेज था, इसको फॉर्मिंग फेज क्यों बोले और इसको मैच्योरिंग फेज क्यों बोले। एक कॉन्सेप्ट ये भी आ सकता है। तो देखो, क्योंकि बेटा क्या है ना कि जो तुम्हारा सिस फेज है, इसको फॉर्मिंग फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी फेज से मॉडिफिकेशन स्टार्ट होता है। समझे, मॉडिफिकेशन शुरू होता है और फाइनली बेटा जब ये ट्रांस फेज से वेसाइकल बाहर जाती है ना, तो ये मॉडिफाइड हो जाती है। तो ऐसे समझो कि मालूम है, ऐसे मैं इधर से अनमॉडिफाइड प्रोटीन दिया सिस फेज से और ट्रांस फेज से मॉडिफाइड प्रोटीन आ गया। तो ऐसे बोलो ना कि फॉर्मिंग फेज मतलब मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है इस सिस फेज से और फाइनली वो मैच्योर होकर बाहर चली जा रही है। तो एक तरह से ऐसे समझ सकते हो, इधर से मैंने डाला आलू, उधर से क्या निकला, सोना। ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है बेटा, तो फॉर्मिंग फेज और मैच्योरिंग फेज ये प्योर NCERT में एज सच दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो ये हमारा हुआ बेटा टॉपिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब अपन क्या करेंगे, अपन एक एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अपन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा, डिटेल करेंगे। क्या करेंगे कि ER के बारे में पढ़ेंगे। ER के बारे में पढ़ने के बाद फिर अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, तुम्हारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। गोल्गी कॉम्प्लेक्स पढ़ने के बाद अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, लाइजोसोम। और फाइनली अपन क्या पढ़ेंगे, वैक्यूल। तो अपन प्योर NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, जहां जरूरत होगी अपन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऊपर जा सकते हैं। ठीक है बेटा।